अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स में बारी है एक्सपेरिमेंट नंबर 8 को समझने की और परफॉर्म करने की। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फॉर अ सिंपल पेंडुलम वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशंस। सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ लॉज हैं उनको हमें वेरीफाई करना है। और पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स के हम कितना भी एम्पलीट्यूड दे दें पेंडुलम को, उससे उसके टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड, द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। बॉब के मास पे भी डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। और जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। नहीं तो हम जो है वो ये भी समझ सकते हैं कि एल और टी स्क्वायर का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है जी। अपरेटस के अंदर क्या है? स्टैंड है क्लैम के साथ, 3 बॉब्स हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, डिफरेंट साइजेस भी हो सकते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रिंग होगी, एक थ्रेड होगा जिससे आप मेजर करोगे पेंडुलम की लेंथ को। स्टॉप वॉच होगी, मीटर स्केल होगा, पीस ऑफ चॉक हो भी सकता है, और आप मीटर रॉड को डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वैसे एक बात है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है 2πL/g पर। 2 और पाई और जी को अगर कांस्टेंट कर दें तो ये आ जाएगा टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तो ये बात तो सही है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। और नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल प्रोपोर्शनल होता है टी, मतलब कि टी स्क्वायर और एल का रिलेशन बन सकता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर मास नहीं आ रहा तो टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता, और एम्पलीट्यूड भी नहीं आ रहा तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। वो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे भी साबित भी कर लेंगे। ठीक है भाई। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम दरअसल में एक सिंपल से तरीके से बनाएंगे। हमारे पास एक आयरन स्टैंड होगा जिस पे क्लैंप लगा होगा, हमारे पास कोई स्प्लिट कॉर्क होगा या सीधा सीधा कॉर्क भी होगा जिसके ऊपर हम धागा लपेटेंगे और लंबाई ऐसे नापेंगे कि पेंडुलम की जो लंबाई होती है वो यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होती है और हुक उसी में शामिल होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कंप्लीट इस तरीके से लंबाई नाप रहा हूँ 99 सेंटीमीटर, तो जो मेटेलिक बॉब है उसका रेडियस आमतौर पे 1 सेंटीमीटर ही होता है तमाम कॉलेजेस में, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 99 + 1 ये हो जाएगा टोटल 100 सेंटीमीटर। तो जो पेंडुलम की लेंथ होती है वो बिल्कुल जहाँ पर कॉर्क का नीचे वाला हिस्सा आ रहा है वहाँ से स्टार्ट होके और बॉब के सेंटर तक जाती है। लेकिन क्योंकि हम धागा नापते हैं तो धागा 1 सेंटीमीटर ना कम नापा जाता है। और सिंपल पेंडुलम के लिए जो ध्यान रखना है, सिंपल पेंडुलम है तो पंखे के नीचे नहीं होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, फिर इसका ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं होनी चाहिए। जितना ज़मीन से ऊंचाई होगी वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है, तो हाइट भी नहीं होनी चाहिए, ज़मीन पर टच भी नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल जो है वो हमें प्रैक्टिकल के दौरान रखना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। और सिंपल पेंडुलम है तो बस एक मास को हमने जो है वो हैंग कर देना विद द हेल्प ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और स्मॉल एम्पलीट्यूड देना है तो परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, पहला ये है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। तो डायमीटर ऑफ बॉब जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर वर्नियर कैलिपर गिवन है तो उससे मेजर कर सकते हो, अदरवाइज गिवन होता है। और रेडियस ऑफ बॉब 2/2 ये बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। तो रेडियस ऑफ बॉब जो है वो 2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, एक लेंथ आपने एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, लेट्स से मैं जो है वो इसकी जो लेंथ है उसको 100 सेंटीमीटर पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं 100 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करता हूँ तो अब मैं लेंथ को चेंज नहीं कर रहा, अब मैं मुख्तलिफ 3 एम्पलीट्यूड्स पे रीडिंग जो है वो नोट करूंगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं जो है वो रीडिंग ले लूंगा 10 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे और 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना? मैं ऐसे करके रीडिंग को मेजर कर लूंगा। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं अब टाइम पीरियड नोट करूंगा, एक ही बार नोट कर लो या 3 बार नोट कर लो, बहरहाल आपको याद रखना है कि जब भी लेंथ 100 होती है ना तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही आता है, क्योंकि ये सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ है। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ याद रखने की। ये तो ऐसा है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ अगर आप याद कर लो तो ये बिल्कुल सही हो जाता है प्रैक्टिकल। ठीक है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है वो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर पर रीडिंग नोट करेंगे, फिर 15 पे नोट करेंगे और फिर 20 पे नोट करेंगे। लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड क्या कहता है? लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड कहता है कि एम्पलीट्यूड को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मटेरियल और लेंथ को हम कांस्टेंट रखेंगे चाहे वो जितनी भी हो। फिलहाल हमारी लेंथ जो है वो 100 है और मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम का है। अब हम क्या करेंगे, हम 3 एम्पलीट्यूड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये स्केल भी रख सकते हो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप स्केल को एक बार रख के चौक से मार्किंग भी कर सकते हो। तो आप पता क्या करोगे, पहले एक रीडिंग आप ले लो इसको 10 सेंटीमीटर तक रिलीज करके। ठीक है, टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन फाइंड करनी है।
फिर 15 सेंटीमीटर तक देख लो और उसके बाद 20 तक, पता लग जाएगा कि एम्पलीट्यूड को चेंज करने से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। तो पहले मैं इसको 10 सेंटीमीटर तक ले जाता हूँ और मैं इसको मूव कराऊंगा 10 टाइम्स, यानी कि 10 वाइब्रेशन, और टाइम पीरियड नोट करना है। फिर 15 और फिर 20, तो इससे लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड वेरीफाई हो जाएगा। 1 2 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 20.47, अगेन 20 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, अभी लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड में पहला आंसर आया जब मैंने उसको 5 सेंटीमीटर से रिलीज किया था, सॉरी 10 से, पहली ऑब्जर्वेशन 10 पे लिया। अब इसी को हम लेंगे 15 सेंटीमीटर से ना, और टाइम पीरियड फॉर 10 वाइब्रेशन। 15 सेंटीमीटर तक मैंने लेकर गया इसको स्केल में, और अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। 1 2 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 20.50 आ गया, यानी कि जब मैंने एम्पलीट्यूड चेंज करा 10 से 15 करा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इसी तरीके से 20 पे ऑब्जर्वेशन आप लोगे तो भी 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा। एक्चुअल आइडिया मैंने आपको दे दिया है किस तरीके से आपने चेंज करना है। तो टाइम पीरियड 10 पर जो हमने मेजर किया था ये आया था 20.47, ठीक है ना। और बाकी जो दो टाइम आएंगे आप दोबारा से परफॉर्म कर सकते हो 10 सेंटीमीटर पे, तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। लेट्स से 20.51 आ गया और 20.23 आ गया। अब ये आ गई हमारे पास रीडिंग फॉर 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम 15 सेंटीमीटर के लिए जब सॉल्व किया तो 15 सेंटीमीटर पे आंसर आया हमारे पास 20.50, और फिर उसी प्रैक्टिकल को मैंने रिपीट करा तो ये आ गया 20.15 और ये आ गया 20.61। ठीक है, ये हमारे पास रीडिंग आ गई। और 20 सेंटीमीटर पर मैंने कहा कि आप उसको अगर परफॉर्म भी करोगे तो आप देखोगे 20 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा। तो क्या 20.69, 20.47 और ये आ गया 20.50। ठीक है ना, इस तरीके से रीडिंग आ गया। अब क्या करना है, हमें इनका मीन मालूम करना है, और मीन मालूम करने के बाद टाइम पीरियड आ जाएगा जब हम उसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 10। 20.47 प्लस 20.51 प्लस 20.23, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 20.4। ठीक है, आ गया 20.40। इसी तरीके से इसको परफॉर्म कर जब इसका एवरेज मालूम करेंगे तो 20.5 प्लस 20.15 प्लस 20.61 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज इक्वल टू 20.42 और इसी तरीके से 20 सेंटीमीटर पे जो हमारी रीडिंग आई 20.69 प्लस 20.47 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये आ गया 20.55। ठीक है, अब डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.0। आगे 4 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ग्राफ पे 2.0 और 2.0 तीनों आंसर सेम आने चाहिए। यही तो है कि लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है जी, ग्राफ फिर सारे एक साथ ही बना लेंगे। अभी फिलहाल आप इधर देख लो। सेकंड ये है कि टाइम पीरियड डेरिवेटिव होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है ना, या फिर L/T स्क्वायर से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डायमीटर वही 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस बराबर आएगा 1 सेंटीमीटर के, और 5 मुख्तलिफ लेंथ के ऊपर जो है वो हमने रीडिंग नोट करनी है। जैसे 5 नहीं होता, कम से कम 3 होती हैं, लेकिन हम 5 से ही समझ लेते हैं कि 5 से किस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे लेंथ 99 पर, धागे की लंबाई, और फिर +1 करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इसी तरीके से फिर इसको 89 पे करेंगे, +1 होके लेंथ हो जाएगी 90। फिर हम इसको कर लेंगे 79 पे, धागा और हुक की लंबाई 79 रख के, एक रेडियस हो जाएगा तो 80, और इसी तरीके से 69 + 1 तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 70, और फाइनली 59 + 1 तो लेंथ हो जाएगी 60। यानी हमने जो है वो इतने पे कर लिया 100, 90, 80, 70 और 60 पर। ठीक है ना। अब सबसे पहले 100 लेंथ रख के टाइम पीरियड नोट करेंगे। तो सबसे पहले जो बॉब गिवन है, जैसे भी फिलहाल मेरे पास कॉपर का बॉब है, इस कॉपर के बॉब से धागे को बांध लेते हैं ताकि फिर बाद में जो है वो हम लेंथ को मेजर कर सकें। तो फिलहाल पेंडुलम बनाने के लिए ये आ गया हमारे पास एक पॉइंटेड मास, ऐसा मास जो कि काफ़ी हद तक पॉइंटेड है
और इस मास को हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट लेंथ्स के अंदर जो है वो इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास पेंडुलम, मतलब अभी फ़िलहाल तो ये एक पॉइंटेड मास है थ्रेड से बांधा हुआ है। और अब क्या कर रहे हैं कि जो आपको गिवन होगी ना मीटर रॉड का मतलब जो स्केल आपको 1 मीटर वाला स्केल गिवन होगा, इसमें टोटल लेंथ जो है वो 1 मीटर तक जाती है यहाँ से लेकर। अब क्या करें, आप बॉब को ऐसे कर देंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, यानी कि हुक जो है वो लेंथ में शामिल होगा, ठीक है, रेडियस शामिल नहीं होगा। रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर, उसको बाद में एडजस्ट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर लिया पूरे आखिर तक ना, और धागे को खींचना नहीं है क्योंकि, और वैसे भी होना तो नहीं चाहिए ऐसा धागा जो कि खींच रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत जो है वो धागे ऐसे अवेलेबल होते हैं। अब एक मार्कर के थ्रू जो है वो आपने निशान लगाना है। मैंने अभी ऐसे करके रखा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। और अब यहाँ पर मुझे निशानात लगाने हैं। निशानात कहाँ कहाँ लगाने हैं, हमें निशान लगाना है, वैसे तो गिवन होती है लेंथ प्रैक्टिकल के अंदर, लेकिन अपनी आसानी के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ निशान हमें कहाँ कहाँ लगाना है। हम निशान लगाएंगे सबसे पहले 99 पे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 99 पर निशान लगा लेंगे ताकि पता रहेगा कि पहला जो निशान है वो 99 का है। 99 के बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 89 पर, ठीक ना। 89 पे निशान लगाया, 89 के बाद हमने 79 पे निशान लगाया, 79 के बाद निशान आ जाएगा 69 पर, ठीक है, और आखिरी फिर हो जाएगा 59 पर, ठीक है, ये आ गया 59। तो ये सारे निशान एक साथ लगाने का फ़ायदा ये है कि अब हमें दोबारा से मेजर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब सिर्फ जो है वो हमें थ्रेड को खोलना पड़ेगा और थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पर आपने 100 का निशान लगाया ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप थ्रेड को काट लो। तो अगर ये 99 वाला निशान है ना, तो अब आप क्या करो कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा, यानी समझ लो इतना थ्रेड जो है वो आप तोड़ के रख लो, है ना। इसको फिर हम जो है वो लपेट लेंगे बाकी जगह पर। पता है कैसे अरेंज करना है, आपने अरेंज करना है कि जो आपका पहला वाला निशान था 100 वाला, ठीक है, ये आ गया हमारा पहला निशान 100 वाला, ऐसे रखना है इसमें। ये धागा बिल्कुल ऐसे करके आ रहा है, ऐसे बिल्कुल नीचे, यानी कि सारी की सारी जो है ना वो लेंथ एडजस्ट हो जाए। और बाकी जो होगा इसके अलावा उसको जो है वो आपको, अगर कॉर्क गिवन है, चाहे वो स्प्लिट कॉर्क हो या जैसे भी कॉर्क हो, तो उसके ऊपर हम लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको जो है वो पेंडुलम बनाने के लिए एक आयरन स्टैंड जो हमें गिवन होगा ना, उसके अंदर हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास एक आयरन स्टैंड, और आयरन स्टैंड के अंदर हमने इसको फंसाया और फिर यहाँ से टाइट कर दिया। ओके भाई, अब ये थ्रेड टाइट हो गया, और ये बिल्कुल जो निशान होगा ना, ये हमारा आ रहा होगा कॉर्क की साइड, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, कॉर्क को घुमा लेते हैं ताकि निशान सामने की तरफ आके आपको नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है, ठीक है। और ऊंचा भी करना है, इतना ऊंचा कर लेना है कि ये जो है वो ज़मीन से टकराए ना, लेकिन ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, ठीक है ना। सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि ज़मीन से थोड़ा सा उठा हो, ज़मीन से टकराए भी ना और ज़्यादा उठा हुआ भी ना हो। मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं कह रहा हूँ अरेंज करने के लिए, उस तरीके से आप इसको अरेंज कर लें। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सिचुएशन होगी तो सही है कि ज़मीन से टकरा भी नहीं रहा है और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो स्केल है ना, उसको आप या तो आप मार्क कर लोगे, ठीक है ना, या तो आप मार्क कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो जो है वो वैसे भी स्केल को रख के जो है वो प्रैक्टिकल किया जा सकता है। मैं फ़िलहाल ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ कि हमारा ये जो 0 आ रहा है ना स्केल का, बिल्कुल यहाँ पर आ जाए बॉब के साथ, ये आ गया 0 बॉब के साथ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं वैसे तो एम्पलीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा ऐसे कि एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स है। लेट से जो 20 सेंटीमीटर वाली लाइन है वहाँ तक ले जाकर मैं पेंडुलम को हमेशा रिलीज़ करूँगा, और फिर नोट करूँगा कि उसका टाइम पीरियड किस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल करीब कर देंगे, 20 सेंटीमीटर तक ले जाकर मैं इसे रिलीज़ करूँगा, और मैं नोट करूँगा टाइम पीरियड फॉर इट्स 10 वाइब्रेशन, ठीक है। जो उसकी 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड लगेगा उसको मैं नोट करूँगा। और आमतौर पे स्टॉप वॉच इसी किस्म की होती है, तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं स्टार्ट, पॉज, और यहाँ से रीसेट हो जाता है, स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट, ठीक है। आई होप नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहरहाल कम से कम आपको ये बटन तो नज़र आ रहे होंगे ना। हमने ऐसे किया स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट, यहाँ से पॉज, और फिर ये रीसेट, स्टार्ट, पॉज, रीसेट, इस तरीके से ना, जिस बटन से स्टार्ट होगा उसी से पॉज करना है। पता है किस तरीके से ऑन करना है आपने,
ये पेंडुलम को आप लेके गए 20 सेंटीमीटर तक, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे एम्पलीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेहतर है कि हम इसी तरीके से करें। और जैसे ही रिलीज़ करेंगे ना, तो हम इसको ऑन कर देंगे स्टॉप वॉच को, जैसे रिलीज़ करेंगे एक साथ। और मैं इसे रिलीज़ करूँगा, और जैसे रिलीज़ करूँगा वैसे ही मैं स्टॉप वॉच को ऑन करूँगा, और मैं काउंट करूँगा इसकी 10 वाइब्रेशन, और देखूँगा कि टाइम पीरियड कितना गुजर रहा है फॉर 10 वाइब्रेशन, ठीक है। सो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने आ रहे हैं, ये टाइम पीरियड आ रहा है हमारे पास 20.50। अब आपने इसको नोट कर लेना है 20.50। ये 20.50 है, ये हमने इसका टाइम पीरियड नोट किया है फॉर 10 वाइब्रेशन। और जब लेंथ कितनी थी, जब लेंथ थी इसकी टोटल 99, ठीक है। फिर हम उसमें एक ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20.5, ठीक है। 20.5 आ गया। इसी एक्सपेरिमेंट को हम दो मरतबा और परफॉर्म करते हैं तो इससे मिलते जुलते आंसर आ जाएंगे। लेट से 20.4 आ गया और 20.62 आ गया, ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले चलो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर दूसरी रीडिंग देख लेंगे। इन तीनों टाइम को ऐड करके डिवाइड बाय 3, 20.5 प्लस 20.4 प्लस 20.62 डिवाइडेड बाय 3, इट इज इक्वल टू 20.5 समथिंग, इतना ही आना चाहिए। और जब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.05। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.05 का स्क्वायर ये आ जाएगा बराबर 4.2 के, ठीक है। 2.05 का किया 4.2, और L अपॉन टी स्क्वायर, L क्या है हमारा, L है 100, और डिवाइड बाय टी स्क्वायर यानी कि 4.2 जो आया, तो ये हो गया हमारे पास 23.8। इसी तरीके से रीडिंग लेनी है 90 पर। अब सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना है फॉर 90 लेंथ। 90 लेंथ का मतलब जो हम लोगों ने 89 का निशान लगाया था, ठीक है। तो इसको अब आप रीसेट कर लो, और मैं लेंथ को एडजस्ट कर देता हूँ। लेंथ को एडजस्ट करने का सिंपल सा तरीकेकार ये है कि जो धागा है उसको दोबारा से लपेटो, और बस ये वाला निशान नजर आ रहा हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भाई। लेंथ को कम कर लिया और इसे मैं दोबारा से यहाँ पे टिका देता हूँ। लेंथ में ऑलरेडी कम कर चुका हूँ, ये 89 वाला पॉइंट नजर आ रहा है ना, यानी कि टोटल लेंथ जो है वो अभी 90 होगी। और थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचा हो गया होगा, देखो ज़रा, थोड़ा सा ये ज़मीन से ऊंचा हो गया होगा, ये भी ज़मीन से ऊंचा हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो आयरन स्टैंड है उसको एडजस्ट करके नीचे ले जाएंगे। आयरन स्टैंड को एडजस्ट करके नीचे ले जाएंगे, इतना कि ये जो है ना बस ज़मीन को टच ना करे और ज़्यादा ऊँचा भी ना हो। जितना ज़्यादा ऊँचा होगा, आपको पता है वैल्यू ऑफ जी चेंज होती रहती है, तो उससे जो है वो हमारे आंसर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो अभी ये ज़मीन को टच भी नहीं कर रहा और ज़मीन के लिए थोड़ा सा ऊँचा है, ठीक है। अब हम रीडिंग ले रहे हैं 90 वाले की। उसी तरीके से 20 सेंटीमीटर तक लेकर जाना है, 20 सेंटीमीटर तक लेकर गए और इसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे रिलीज़ करूँगा वैसे ही मैं स्टॉप वॉच को ऑन कर दूंगा। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास 19.47, इतना ही आना चाहिए 19.47। जब हमने लेंथ ली है यहाँ पर कितनी 89 यानी कि 90 हो रही होगी। इस तरीके से आपने चारों जो पांचों लेंथ है ना वो आपने मेजर करनी है। अगर पेपर में कोई स्पेसिफिक गिवन होगी तो उस पर आपने रीडिंग लेनी है, अदरवाइज बस यहाँ से खोलते चले जाओ और अगला जो आपने निशान लगाया था उसको एडजस्ट करके, मैंने दो इस वजह से करा दी ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो ना तो वो क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीडिंग है वो इसी तरीके की आनी चाहिए, जैसे 20 थी, फिर 19 थी, फिर 18 थी, फिर 17 16, इसी पैटर्न पे आता है फ़र्क, जब 10-10 सेंटीमीटर का फ़र्क होता है। तो दो ऑब्जर्वेशन बता दें, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। तो रीडिंग आ गई हमारे पास 19.47। उसी एक्सपेरिमेंट को जो हमने रिपीट किया तो हमारे पास बन गई वैल्यू 19.25 और ये आ गई 19.30। अब हम इसका इसी तरीके से एवरेज मालूम करेंगे। 19.47 प्लस 19.25 प्लस 19.30 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये आ गया 19.34। फिर क्या किया, फिर डिवाइड बाय 10 किया तो 1.93, और 1.93 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3.7। नाउ 3.72 आ रहा है तो 3.7 ही बहुत है। 90 डिवाइड बाय 3.7 ताकि L अपॉन टी स्क्वायर आ जाए, तो इस मरतबा आ रहा है 24.3।
ठीक है जी, तो हमने परफॉर्म करा, बाकी फिर आप लेंथ को चेंज कर लो, लेकिन मैं आपको बस आइडिया दे देता हूँ कि बाकी आंसर्स कैसे आएंगे, बाकायदा याद भी कर सकते हो। इधर जो आंसर आएगा वो 18 पॉइंट समथिंग में आएगा, इधर 17 पॉइंट समथिंग, इधर 16 पॉइंट समथिंग। तो समथिंग से मुराद आप कुछ भी लिख दो इसके आगे, उससे आपकी रीडिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो मैं इसी तरीके से एवरेज कुछ लिख देता हूँ, रीडिंग 18.2, 18.2 और फिर ये 17.5, 17.12, 17.18 और इसी तरह से 16.7, 16.21, 16.52। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ पूरी जल्दी से। ठीक है भाई, ये सारी रीडिंग आ गई। अब इसका भी ग्राफ फिर देख लेंगे। अभी आ जाते हैं आखिरी पार्ट पर, और वो है मास को वेरीफाई करने का। अब हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं। पेंडुलम की मैंने 100 सेंटीमीटर पे करी। अगर कुछ गिवन हो कि इस लेंथ पे एडजस्ट करो तो कर लेना, मैंने 100 पे सेट कर ली थी। अब हमारे पास जो है वो आयरन है, कॉपर है, और हमारे पास है एल्यूमिनियम। ठीक है ना, वो जो भी होगा आप देख के अंदाज़ा लगा लो, नहीं तो टीचर से ही पूछ सकते हो, बता देंगे क्या है। बहरहाल सबसे अच्छा तरीकेकार ये है कि आप इसको नाम दे दें M1, M2 और M3। 3 मासेज हैं, बस M1, M2, M3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉपर पे रीडिंग नोट करते हैं कि कॉपर पे क्या आंसर आ रहा है। जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, जब ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें जो है वो टाइम पीरियड नोट करना है फॉर 10 वाइब्रेशन। ठीक है ना, ये हमारे पास कॉपर के लिए 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड नोट करना है। ओके, और एम्पलीट्यूड सेम है। मैं 20, ये जो मैंने स्केल रखा है इसका मकसद ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि 20 सेंटीमीटर तक ले जाकर इसको छोड़ूँ। हालांकि एम्पलीट्यूड से फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, अभी हम सिर्फ मास को वेरी करके चेक करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही इसको रिलीज़ करेंगे वैसे ही स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिलीज़ करूँगा। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आ गया 20.69। ठीक है, 20.69 आया। तो ये जो 20.69 है ये शो कर रहा है कि जब हमने कॉपर के जो बॉब था 100 सेंटीमीटर लेंथ को एडजस्ट किया और फिर हमने रीडिंग को नोट कर ली। अब आप क्या करोगे, कॉपर पे तो रीडिंग आ गई एक मरतबा, अब आप मटेरियल को चेंज करोगे। मटेरियल को चेंज करोगे यानी कि अब आप इस कॉपर की जगह पर एडजस्ट करोगे एल्यूमिनियम को, लेट से पहले कर लो, और उसके बाद आयरन को कर लेना। लेंथ जो है वो 100 वाली बिल्कुल उसी तरीके से मैं लूँगा जिस तरीके से मैंने अभी कॉपर वाले बॉब के लिए इस्तेमाल की थी। ये हो गया 20.69, और अगेन जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो ये हो गया 20.42 और 20.51। ठीक है जी, फिर इसका एवरेज मालूम कर लेंगे अभी, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एल्यूमिनियम पर। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम का बॉब आ गया और स्केल को उसी तरीके से एडजस्ट कर लो। 0 आना चाहिए यहाँ पर, और कितना 20 रखा था हमने एम्पलीट्यूड को फिलहाल नहीं देख रहे, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मतलब चेंज नहीं कर रहे, इसको हमेशा 20 तक ले जाके छोड़ेंगे और काउंट करेंगे टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन। ओके, 1 2 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी आ गया 20.40। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने मास को चेंज करा तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉपर का भी 20 पॉइंट समथिंग आया, इसका भी 20 पॉइंट समथिंग आया। अभी हमने टाइम पीरियड नहीं निकाला, वो हम निकालेंगे। ठीक है ना, लेकिन बस आपको समझ में आ गया कि अब आपने सिर्फ बॉब को चेंज करा तो लॉ ऑफ मास वेरीफाई हो गया। तो एल्यूमिनियम पे हमारा आंसर आ गया 20.40, और फिर उसी एक्सपेरिमेंट को एल्यूमिनियम पे ही करना है। दोबारा से टाइम पीरियड नोट करोगे तो सेम ही आना चाहिए, मतलब 20 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। तो 20.8 कर लो, 20 पॉइंट ये आ गया मिसाल तौर पे 3। ठीक है जी, और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जो हमने आयरन पे परफॉर्म करा, तो आयरन पे भी 20 पॉइंट लेट से 3, 20.4 और 20.2 या 20.5 कर लो। ठीक है, इस तरीके से अब इनका मीन मालूम करते हैं। ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हो, ठीक है, याद कर लो यही वैल्यूज, नो प्रॉब्लम। 20.4 प्लस 20.5 और फिर इसको करना है डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा कितना 20.4
4 और डिवाइड बाय 10 तो ये 2.0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एवरेज मालूम करना है तो 20.4 प्लस 20.8 प्लस 20.3 डिवाइडेड बाय 3 तो ये हो जाएगा 20.5 डिवाइड बाय 10 तो 2.0 सेम ही आना चाहिए। 20.69 प्लस 20.42 प्लस 20.51, ठीक है। जस्ट एवरेज मालूम करा डिवाइड बाय 3 करके तो ये हो गया 20.54 या 2.0 जब डिवाइड बाय 10 करेंगे। जब सारी वैल्यूज आ गई तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं और ग्राफ के जरिए ही हमें पता लगेगा कि क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन एल और टी स्क्वायर, जिससे हमें लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई हो जाएगा। फिर हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के दरमियान में, और इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है मास और टाइम पीरियड के दरमियान में। तो सबसे पहले एल ओवर टी स्क्वायर वाला ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है ना। एल ओवर टी स्क्वायर वाले ग्राफ में क्या करना है कि वाई एक्सिस के अंदर जो है वो हम प्लॉट करेंगे टी स्क्वायर को, और एक्स एक्सिस में हम प्लॉट कर लेंगे लेंथ को, ठीक ना। क्योंकि लेंथ को वेरी करते हैं तो टाइम पीरियड वेरी होता है। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना वो आती है इन एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट होती है वो आती है इन वाई एक्सिस। तो लेट्स से ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये आ गया ओरिजिन, और यहाँ पर हम लेंथ को प्लॉट करेंगे और यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे टी स्क्वायर की वैल्यूज़ को। अच्छा, लेंथ की वैल्यूज़ अगर हम देखें तो पहली जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 60, फिर हमारे पास 70 था, फिर आ रहा था 80, फिर आ रहा था 90 एंड देन 100, ठीक है ना। और जो टी स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 4। तो इसको ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो गया 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। फिर इसी में दरमियान में वैल्यूज़ आ रही हैं तो डेटा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लेंगे। हमारे डेटा के मुताबिक ये आ गई वैल्यूज़ ना। तो लेंथ जब 100 थी तो पहले चलो 60 से स्टार्ट करते हैं। जब लेंथ 60 थी तो टी का स्क्वायर 2.6 था, यानी कि अब आपको निशान लगाना होगा 2.6, ठीक है ना। 2.6 क्या होगा, ये है पॉइंट 2.5, 2.6, तो एक ऊपर वाली ये आ गया पॉइंट। ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है 60 और 2.6। टी स्क्वायर की वैल्यू को देखना है, ना कि टी की वैल्यू को। फिर 70 पर कितना आ रहा है, 70 पर आ रहा है 2.9, 70 पर आ रहा है 2.9, 2.9 यानी कि 3 से एक पहले ये आ गया 2.9 70 पर। उसके बाद 80 पर हमारा टी स्क्वायर आ रहा है 3.3, ये हो जाएगा 3.80 पर 3.123, ये आ गया 3.3। और 90 पर इसी तरीके से देखेंगे तो 3.7 को देखना है, 90 पर आ गया 3.5, 6 एंड 7, ठीक है जी। और फाइनली एल जो है इस पर आता है हमारा 4.2, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा 4.2, ये आ गया 4, और फिर हम कर देंगे एल की सीध में 0.2, ये आ गया 4.2, ठीक है भाई। अब इन पॉइंट्स को मिला के ना एक स्ट्रेट लाइन बना लो। इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ये पॉइंट्स मिलने चाहिए, और ऐसा कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी पॉइंट्स मिल जाए, यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, नो प्रॉब्लम। मेजॉरिटी मिलने चाहिए, तो 5 में से 3 भी पॉइंट्स मिलते हैं तो करेक्ट होता है, ठीक है। और हर एक का स्केल बनाना है आपने। तो स्केल क्या है, स्केल ये है कि ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर एक बिग स्क्वायर किसके बराबर था, एक बिग स्क्वायर बराबर था, वन बिग स्क्वायर इज कितना 60, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर बढ़ रहा है ना आगे, 60 से 70 हो गया। लेंथ को सेंटीमीटर में नापा है और उसको सेकंड के स्क्वायर में। और इसी तरीके से देखा जाए ऑन वाई एक्सिस पे क्या हुआ, तो वाई एक्सिस पे एक बड़ा स्क्वायर बराबर है 1 सेकंड के स्क्वायर के, ठीक है ना। 1 सेकंड आ रहा है एक बड़ा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास पहला ग्राफ, और इस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आना ही इस बात को शो करता है कि एल और टी स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो वो जाहिर करता है कि लेंथ और टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। इसी तरीके से अब एम्पलीट्यूड का ग्राफ बना लेते हैं, फिर मास का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड के ग्राफ में हमारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, एम्पलीट्यूड के ग्राफ को देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड में हमारी वैल्यू थी 10, 15 और 20, और टी के दरमियान में बनेगा ना, एक्स और टी के दरमियान में, ये बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्राफ ये होगा, इसी तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेस वो लेना है हम लोगों ने एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो कि हमने सेंटीमीटर में नापा था, और यहाँ पर आ जाएगा टी, जिसको हमने सेकेंड में मेजर किया था। तो ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 10
और फिर इसी तरीके से अगले वाले को कर लेते हैं 5 मतलब स्टार्ट इस तरीके से करते हैं। चलो इसको पहले वाले को 5 कर लेते हैं, पूरा ही ग्राफ बन जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा। ये हो गया 5, फिर आ गया 10, फिर यहाँ पर आ गया 15 और फिर आ गया 20, इस तरीके से ना। और टाइम पीरियड ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो डिस्प्लेस, जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड 10 रखा था, जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड 10 रखा था तो टाइम पीरियड कितना आया 2.0। तो हमने 10 पर निशान लगाना है 2 पर, 2.0 ये वाले जगह पे हमने पॉइंट लगा दिया। फिर 15 पर भी 2 था और 20 पर भी 2 था। 15 पर भी 2 के बराबर आया था, 20 पर भी 2 के बराबर आया था। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिला के बन रही है एक स्ट्रेट लाइन, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब यही बात साबित हो रही है कि टाइम पीरियड में कोई असर नहीं पड़ रहा है एम्पलीट्यूड के लिहाज से। सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, जो कि हमारा लॉ था। और इसी तरीके से ऑन एक्स एक्सिस क्या बना, ऑन एक्स एक्सिस एक बिग स्क्वायर बराबर है किसके, 5 सेंटीमीटर के। और ऑन वाई एक्सिस अगर देखा जाए तो एक बिग स्क्वायर बराबर है 1 सेकेंड के। ठीक है, स्केल लाजमी लिखा करो, दिस इज द स्केल। और फाइनली जब हम बनाएंगे मास के लिए तीसरा ग्राफ हमारा, तो उसी तरीके से ये आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा मास। अब मासेस गिवन नहीं होते आमतौर पे, मासेस का सिर्फ हमें जो है वो m1 m2 m3 करके लिखना पड़ता है, वही काफ़ी हो जाता है ना, m1 m2 m3 करके। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लिख देंगे m1, m1 हमने किसको कहा था, m1 हमने कहा था कहाँ गया, ये आ गया। m1 हमने आयरन वाले को कहा था, फिर एल्यूमिनियम वाले को m2 कहा था, इसको m3 कहा था। तो नेमिंग अपनी मर्जी से करनी है क्योंकि मासेस आमतौर पे गिवन नहीं होते इनके। अगर गिवन हो तो जहाँ पे मैं m1 m2 m3 लिख रहा हूँ यहाँ पे आप मासेस लिख देना, ठीक है ना। इधर हमने m को प्लॉट किया है और इधर हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन। तो हमें पता है यहाँ पर भी मास चाहे जो भी रखा, टाइम पीरियड हमारे पास 2 आया था, 2.0 2.0 एंड 2.0। तो हम क्या करेंगे, m1 का निशान आएगा 2.0 पे, m2 का निशान आएगा 2.0 पे, और इसी तरीके से m3 का निशान आएगा 2.0 पर। और फिर फाइनली एक स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो इस बात को जाहिर करती है कि टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा मास को चेंज करने से। सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्केल वी हैव सेलेक्टेड, ऑन एक्स एक्सिस एक बिग स्क्वायर बराबर है m के मास के, m1 के, m2 के, m3 के, और ऑन y एक्सिस एक बिग स्क्वायर बराबर है 1 सेकेंड के, ठीक है ना। मासेस क्योंकि बॉब के मासेस अगर बताए जाएं तो आप वो लिख दो, नहीं तो सिर्फ m1 m2 m3 से आप शो कर सकते हो, ठीक है भाई। ये हो गए आपके तीनों ग्राफ मुकम्मल। सो दैट्स इट। आई होप आज का जो प्रैक्टिकल है सही तौर से आपके समझ में आ गया होगा और लॉज भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।